हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज इस वीडियो में हम डियर स्टूडेंट्स बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए 2D ज्योमेट्री से एक टॉपिक को लेकर के आए हैं जिसका नाम है इलिप्स यानी दीर्घवृत्त। आज इस वीडियो के अंदर हम दीर्घवृत्त का समीकरण कैसे प्राप्त करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे और दीर्घवृत्त से संबंधित जो भी फॉर्मूले हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे और उन फॉर्मूलों के द्वारा हम अपने प्रश्नों को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इन सभी के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग एंड तक इस वीडियो में बने रहिए और सारी चीज़ों को जानने और समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप मेरे इस वीडियो पर आज पहली बार हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं हूं सूरज भटनागर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सूर्य बीएससी क्लासेस। आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम दीर्घवृत्त का मानक समीकरण किस तरीके से प्राप्त करते हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो हमको यहाँ पर ये मालूम होना चाहिए कि दीर्घवृत्त है क्या। देखिए, दीर्घवृत्त एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ है जिसकी किसी एक स्थिर बिंदु से दूरी तथा एक स्थिर रेखा से दूरी और उनका अनुपात कांस्टेंट रहता है, जबकि हम उस स्थिर बिंदु को फोकस बोलते हैं, नाभि होती है वो दीर्घवृत्त की। और जो स्थिर रेखा की बात हो रही है वो स्थिर रेखा डायरेक्ट्रिक्स होती है, नियता जिसको कहते हैं। और वो जो अचर अनुपात होता है उसको हम एसेंट्रिसिटी, उत्केंद्रता कहते हैं। तो सीधा सा मतलब ये है स्टूडेंट्स कि एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ जिसकी एक बिंदु तथा एक रेखा से दूरियों का अनुपात सदैव स्थिर यानी अचर रहता है और ई के बराबर रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, डायग्राम के द्वारा मैं आपको ये समझाता हूँ किस तरीके से ये दूरियों का अनुपात कांस्टेंट रहता है और दीर्घवृत्त का जो डायग्राम है वो कैसे बनेगा। हाँ, तो देखिए स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर एक अंडाकार आकृति हमने पहले से ही बना ली है और जो हमारी डेफिनेशन है दीर्घवृत्त की कि एक स्थिर बिंदु से दूरी और एक स्थिर रेखा से दूरी का जो अनुपात है वो कांस्टेंट रहता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है बीच वाला, इस पॉइंट को हम सेंटर बोलेंगे, सी से इसको प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों दीर्घवृत्त के शीर्ष हैं, एक तो ये वाला पॉइंट है और एक ये इधर वाला पॉइंट है। ये दोनों दीर्घवृत्त के शीर्ष हैं, इनको हम ए से प्रदर्शित करेंगे और इधर वाला पॉइंट ए डैश से। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद ये वाली जो रेखा यहाँ पर बन रही है इस रेखा को बोलते हैं हम नियता। जो प्रश्न के अंदर, परिभाषा के अंदर नियता की बात हो रही है वो ये नियता का समीकरण, ये रेखा है। यहां पर दीर्घवृत्त की और इस जगह पर दीर्घवृत्त की नाभि होती है जिसको हम एस से प्रदर्शित करते हैं, फोकस इसको हम बोलते हैं, ये नियता है। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है, ये सरल रेखा है ये। इसी तरीके से लेफ्ट साइड में जाएंगे तो ये भी इसकी नियता है और यहाँ पर भी एक नाभि होती है, उसको हम एस डैश से प्रदर्शित करते हैं डियर स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर क्या है, जैसे कि दीर्घवृत्त पर हमने कोई बिंदु मान लिया P, ये कोई बिंदु है P और इसका कोऑर्डिनेट है x y। अब इस नाभि की इस P बिंदु से दूरी, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये नाभि की P बिंदु से दूरी हो गई और इसी P बिंदु की इस निश्चित रेखा यानी नियता से दूरी, ये दूरी हो गई लंबवत दूरी। तो ये जो दूरी है SP और इस बिंदु को अगर हम M मान लेते हैं तो SP और PM का जो अनुपात है वो हमेशा हर जगह से समान होगा, चाहे बिंदु यहाँ पर हो या कहीं पर भी हो। जैसे इस बिंदु को अगर हम यहाँ ले लेते हैं ऊपर इस जगह पर, तो S से लेकर के ये P तक की दूरी और फिर P से लेकर के इधर M तक की दूरी, उसका भी अनुपात वही रहेगा जो इस बिंदु पर P का आ रहा है। इसी P बिंदु को हम A बिंदु पर भी ले सकते हैं। इसी P बिंदु को अगर हमने A बिंदु पर ले लिया तो S A और फिर A से M, इस जगह पर कोई बिंदु ले लेते हैं K, यहाँ पर हम K बिंदु ले लेते हैं। तो S से लेकर के A तक और A से लेकर के K तक की दूरी का अनुपात भी वही रहेगा जो S से लेकर के P और P से लेकर के M तक का होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब उस डेफिनेशन से हम यहाँ पर फोकस को फाइंड आउट करेंगे कि उसकी नाभि कितनी है और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकालेंगे कि नियता कितनी है और इस जो दीर्घवृत्त है ये, इस दीर्घवृत्त की मानक
समीकरण यानी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है वो हम अब यहाँ पर निकाल करके देखेंगे डियर स्टूडेंट्स। और यहाँ पर जो ये केंद्र है इसका कोऑर्डिनेट 0 0 होता है। यहाँ पर हम ये मान लेते हैं डियर स्टूडेंट्स कि C से लेकर A तक की दूरी, C से लेकर A तक की जो दूरी है उसको हम A मान लेते हैं स्मॉल लेटर में। और देखिए C से लेकर के A डैश तक भी उतनी ही दूरी है जितनी C से लेके A तक है, क्योंकि ये दीर्घवृत्त का जो समीकरण है दोनों अक्षों के प्रति सममित है, तो यही C A डैश भी हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो ये हमारे पास हो गया x अक्ष, ये हो गया यहाँ पर y अक्ष। ठीक है, ये सेंटर हो गया, यहाँ पर ये P बिंदु हो गया। जरूरत पड़ने पर इस P बिंदु से हम इस रेखा पर लंब डालेंगे, जैसे हमने ये लंब डाल दिया इसके ऊपर, x अक्ष के ऊपर लंब डाला, तो ये वाला पॉइंट हमने n मान लिया डियर स्टूडेंट्स। अब इस n का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 0 x और 0, क्योंकि यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है ना वो P बिंदु पर x है, तो x हो गई, और x अक्ष पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है, इसलिए ये वाला कोऑर्डिनेट इसका 0 हो जाएगा। तो C से लेकर के n तक की जो दूरी है वो x है डियर स्टूडेंट्स। अब जिस तरीके से हमने यहाँ पर A और A डैश 2 पॉइंट लिए दीर्घवृत्त के ऊपर, तो यहाँ पर भी B और B डैश हम 2 पॉइंट ले सकते हैं। ये B है और इस जगह पर हम इस पॉइंट को B डैश ले सकते हैं। ये नाभि हो गई, ये भी नाभि हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इस प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं नाभि और नियता के लिए। देखिए, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, परिभाषा जो है हमारे पास उसी को काम में लेंगे। देखिए, बाय डेफिनेशन, देखिए स्टूडेंट्स, परिभाषा में हमने ले रखा है कि एक स्थिर बिंदु की किसी स्थिर बिंदु से दूरी और एक रेखा से दूरी का जो अनुपात है वो कांस्टेंट है। तो हम यहाँ पर स्थिर बिंदु को A बिंदु पर मान रहे हैं। स्थिर बिंदु तो नाभि हो गई हमारी, और एक जो पॉइंट है वो P की जगह पर हम A पर मान रहे हैं। तो S से लेकर A तक की दूरी और A से लेकर के K तक की दूरी का जो अनुपात है, S से लेकर A तक और A से लेकर के K तक का जो अनुपात है वो E हो जाएगा। और यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी, SA बराबर E इंटू AK। ठीक है स्टूडेंट्स, ये पहली समीकरण हो गई। इसी तरीके से दूसरी समीकरण कहाँ से आएगी, अब इस A बिंदु की जगह पर हम इधर वाला पीछे की तरफ लेफ्ट साइड वाला A डैश बिंदु ले लेंगे। करना वैसा का वैसा ही है, S से लेकर के A डैश पर आएंगे और A डैश से वापस K पर लौटेंगे। तो ये हो जाएगा S A डैश अपॉन A डैश K, ये भी E के बराबर में रहेगा। यहाँ से दूसरी इक्वेशन आ गई, S A डैश बराबर E इंटू A K, A डैश K। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। अब इन दो इक्वेशंस को लेकर के हम क्या करेंगे कि एक बार इनको जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे, तो हमारे पास फोकस यानी नाभि का कोऑर्डिनेट आएगा और एक डायरेक्ट्रिक्स यानी नियता की इक्वेशन आएगी, एक बार जोड़ने से और एक बार घटाने से। इसके अलावा एक चीज और देखें डियर स्टूडेंट्स, सी से लेकर के ए तक की दूरी और सी से लेकर के ए डैश तक की दूरी हमने समान मानी है, ए मानी है। ठीक है, यानी सी ए और प्लस सी ए डैश, ये हो जाएगा हमारे पास ए ए डैश, और ए ए डैश बराबर हो जाएगा फिर 2a। ठीक है स्टूडेंट्स, दोनों तरफ से a और a मिला करके 2a हो गया। अब यहां पर हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 और 2 को जब हम जोड़ेंगे तो लेफ्ट साइड में जोड़ने पर आएगा एस ए प्लस एस ए डैश इक्वल टू, राइट साइड जोड़ेंगे तो ई कॉमन आ जाएगा, और ए के प्लस ए डैश के। अब हमको डायग्राम से ये पहचानना है डियर स्टूडेंट्स कि एस ए डैश को आपस में जोड़ेंगे तो क्या होगा, और ए के और ए डैश के को जोड़ेंगे तो क्या होगा। देखिए यहां पर S और A और S और A डैश, इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो ये 2A बन जाए, A डैश बन जाएगा, है ना स्टूडेंट्स। देखिए S से लेकर के A तक की दूरी और S से लेकर के A डैश तक की दूरी A डैश हो गई,
दूसरी चीज ए से लेकर के के तक की दूरी आ रही है और ए डैश से के तक की दूरी आ रही है, तो इसके अंदर हमको क्या करना पड़ेगा, सेंटर को शामिल करना पड़ेगा। यानी हमारे पास जो ये ए के की डिस्टेंस है, इस ए के को हम सेंटर में ला करके क्या लिख सकते हैं, सी के पदों में क्या लिख सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, सी से लेकर के तक की जो दूरी है उसमें से सी ए को घटा देंगे तो वो ए के ही बचेगा। ठीक है, इसी तरीके से ए डैश के में भी हमको, इस दूरी में भी हमको सेंटर को शामिल करना है, तो ए डैश से लेकर के सी तक की दूरी लिख देंगे और सी से लेकर के तक की दूरी लिख देंगे और उसके बाद फिर आगे इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये दोनों मिलकर के यहां पर डियर स्टूडेंट्स ए डैश हो गया इक्वल टू ई, और यहां पर ए के को हम शामिल कर रहे हैं सेंटर के साथ, तो ये हो जाएगा सी, ए के को शामिल कर रहे हैं तो सी के की जो दूरी है उसमें से सी ए को घटा देंगे तो ये के बन जाएगा, प्लस ऐसे ही ए डैश और के बीच में सेंटर को ले लेंगे तो ए डैश सी और प्लस सी के हो जाएगा। यहां पर हमें मालूम है सी ए और सी ए डैश दोनों इक्वल हैं, इसलिए यहां पर ये कट जाएंगे, ये दोनों यहां से काट सकते हैं, ये वाला पद और ये वाला पद कट गया। अब सी के और सी के मिलकर के 2ck हो गया और ए डैश इक्वल टू हमें बताया 2a होता है, तो 2a बराबर e इंटू 2ck। ठीक है स्टूडेंट्स, आ गई बात यहां तक समझ में, 2 से 2 कट जाएगा, ck की वैल्यू निकालेंगे तो ck इक्वल टू हो जाएगा a अपॉन e, a अपॉन e। तो डियर स्टूडेंट्स ये जो आई है इक्वेशन सी के इक्वल टू ए अपॉन ई, ये क्या है, देखिए ऊपर डायग्राम में सी से लेकर और के तक की डिस्टेंस आई है और के कहां पर है, डायरेक्ट्रिक्स है, ये नियता की इक्वेशन लाइन है। तो हमारे पास सी के बराबर जो एक्स आया है वो डायरेक्ट्रिक्स की समीकरण आई है, नियता की समीकरण आई है, और सी के एक्स अक्ष के ऊपर होता है हमेशा। देखिए जो कि दीर्घवृत्त की नियता दीर्घवृत्त की नियता है। ठीक है स्टूडेंट, ये नियता आ गई। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को घटाएंगे। समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, समीकरण 1 और 2 को घटाएंगे तो एस ए डैश, समीकरण नंबर 2 एस ए डैश है और उसमें एस ए है, ये घटा दिया, राइट साइड में ये कॉमन आ जाएगा और उसके बाद ए डैश के माइनस ए के, ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। एस ए डैश को हम यहाँ पर एक सीधी रेखा बनाते हैं, जैसे यहाँ पर सी है, सी के पीछे इधर ए डैश है, यहाँ पर एस का कोऑर्डिनेट है, फिर इसके बाद ए का कोऑर्डिनेट है और उसके बाद के का कोऑर्डिनेट है, तो वो डायग्राम में एक्स अक्ष के ऊपर इतने सारे बिंदु हैं। यहाँ दीर्घवृत्त बन जाएगा एस ए डैश को हम सी के साथ मिला के लिखेंगे तो ए डैश सी हो जाएगा। तो देखिए ए डैश सी प्लस सी एस, तो ये हो गया एस ए डैश। एस ए डैश को हमने क्या लिखा है, ए डैश सी प्लस सी एस, फिर माइनस एस ए को भी सेंटर के साथ मिला करके लिखेंगे हम सी ए माइनस सी एस करना पड़ेगा तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा ई, और ए डैश के में से के को घटाया तो यहाँ दिख रहा है हमको लाइन के ऊपर ए डैश हो जाएगा। यहाँ पर हमको दिख रहा है डियर स्टूडेंट्स कि एस सी ए और सी ए डैश इक्वल हैं, इसलिए ये दोनों कट जाएंगे और सी एस मिलकर के 2 सी एस बन जाएंगे। तो ये हो गया 2 सी एस बराबर ई और ए डैश बराबर 2a
तो ये हो जाएगा 2AE। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 जब कैंसिल हो जाएगा तो यहां पर हो जाएगा CS बराबर AE। तो C से लेकर के S तक की जो दूरी है ना वो AE आ गई, यानी कि ये हमारे पास नाभि का निर्देशांक का x कोऑर्डिनेट आ गया, CS के बीच की दूरी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नाभि का निर्देशांक हमारे पास क्या हो जाएगा, फोकस, ये हो जाएगा AE और 0। तो ये हमारे पास नाभि का निर्देशांक हो गया डियर स्टूडेंट्स। तो यहां तक उम्मीद करता हूं कि सभी के समझ में आया होगा। दीर्घवृत्त से हमने पहले नाभि और नियता की इक्वेशन निकाल ली। अब हम चाहते हैं कि दीर्घवृत्त का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, मानक समीकरण, वो कैसे आएगा उसके बारे में अब देखते हैं। तो दीर्घवृत्त का मानक समीकरण के लिए अब हम सवाल को सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, यहां पर हम जो फॉर्मूला काम में लेंगे वही P बिंदु को, जहां पर हमने माना था SP इक्वल टू EPM। ठीक है स्टूडेंट्स, S से लेकर के P तक की दूरी और P से लेकर के M तक की दूरियों का जो अनुपात है ना वो E के बराबर होगा, और बटे में से PM को हमने इधर वज्रगुणा कर दिया तो SP इक्वल टू EPM आ गया। अब हम इसका एक बार वर्ग कर देते हैं, क्योंकि S और P के बीच की जो दूरी है वो अंडर रूट में आती है, इसलिए वो अंडर रूट ना रहे, इसलिए हम इसका वर्ग कर देते हैं। तो ये हो जाएगा SP स्क्वायर इक्वल टू EPM। अब इसके आगे वैल्यू रखेंगे। हमें मालूम है कि S का जो कोऑर्डिनेट है वो AE 0 है और P का जो कोऑर्डिनेट है वो XY है, और P से M तक की जो दूरी है, उस P से M तक की दूरी को देखिए हम क्या लिख सकते हैं, डायग्राम में देखते हैं। देखिए, P से लेकर के जो M तक की दूरी है PM, इसको अगर हम X अक्ष के ऊपर लाते हैं तो वो NK के बराबर हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो NK के बराबर हम इस दूरी को लिखेंगे। तो ये हो जाएगा E स्क्वायर M स्क्वायर, वर्ग किया ऊपर इक्वेशन का, तो SP स्क्वायर बराबर E स्क्वायर और P स्क्वायर M स्क्वायर, और इसको हम लिख देंगे N और K, PM को NK का वर्ग। अब हम S और P के बीच की दूरी के अंदर फॉर्मूला लगाते हैं। S का कोऑर्डिनेट AE 0 और P का XY, तो ये हो जाएगा x1 माइनस x2 वाला जो फॉर्मूला है AE का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग, S और P के बीच की दूरी हो गई है, इक्वल टू E स्क्वायर, और NK स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं। अब चलिए देखते हैं डायग्राम में NK स्क्वायर को क्या लिखेंगे। NK स्क्वायर के अंदर हमको क्या करना है डियर स्टूडेंट, सेंटर को शामिल करना है। तो NK को हम लिख सकते हैं CK माइनस CN, इसको NK को हम लिख सकते हैं CK माइनस CN। तो यहां से CK माइनस CN इसके अंदर हम लिख देंगे, ये हो गया CK माइनस CN, और इसका हो गया वर्ग। वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से इसका होल स्क्वायर हम खोलेंगे, तो होल स्क्वायर खोलने पर हमारे पास आएगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर E स्क्वायर माइनस 2AEX, ये इसका होल स्क्वायर खुल गया। यहाँ पर ये y स्क्वायर रह गया इक्वल टू E स्क्वायर, और CK की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, नियता की जो समीकरण थी A अपॉन E, ये हो गया A अपॉन E माइनस C से लेके N तक की दूरी x है डियर स्टूडेंट्स, ये x हो गया। ठीक है, अब इसका हम होल स्क्वायर खोल लेते हैं अंदर भी, तो ये हो जाएगा लघुत्तम लेकर के A स्क्वायर माइनस प्लस E स्क्वायर x स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स, माइनस
2aex, ये इसका होल स्क्वायर खुल गया लघुत्तम लेकर के, और लघुत्तम हमने ई लिया था तो उसका भी वर्ग ई स्क्वायर हो गया। तो अब ये ई स्क्वायर से ई स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, और जो पद हमारे पास अब बच रहे हैं उनको हम एक साइड लाते हैं। देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर की टर्म है और इसमें भी एक्स स्क्वायर की टर्म है, तो इस एक्स स्क्वायर वाले पद को जब हम इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस ई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कॉमन, ठीक है, प्लस का वाई स्क्वायर एज इट इज रह जाएगा, और बाकी सारे पदों को हम यहीं रखेंगे। इसमें से देखिए 2ae और 2ae ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। जब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो उसके बाद यहाँ पर क्या रह जाएगा, ए स्क्वायर, और इधर से ए स्क्वायर ई स्क्वायर भी इधर ही आएगा, तो ये हो गया ए स्क्वायर कॉमन और 1 माइनस ई स्क्वायर आ गया। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या करेंगे कि प्रत्येक पद में 1 ए स्क्वायर और 1 माइनस ई स्क्वायर का भाग लगाएंगे हम। प्रत्येक पद में ए स्क्वायर और 1 माइनस ई स्क्वायर का भाग लगाएंगे। तो ये हो जाएगा 1 माइनस ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और इसमें भाग लगाया हमने ए स्क्वायर और 1 माइनस ई स्क्वायर का, प्लस वाई स्क्वायर में हम भाग लगाएंगे ए स्क्वायर और 1 माइनस ई स्क्वायर का, इक्वल टू ए स्क्वायर और 1 माइनस ई स्क्वायर में भी भाग लगेगा ए स्क्वायर और 1 माइनस ई स्क्वायर का। तो डियर स्टूडेंट्स अब यहाँ पर हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये कट जाएगा यहाँ से। देखिए ये 1 माइनस ई स्क्वायर की टर्म इससे कट जाएगी, यहाँ पर ये पूरा कट जाएगा, तो जब पूरा पद कट जाएगा तो 1 बचेगा, लेकिन सेकंड टर्म हमारे पास रहेगी वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और 1 माइनस ई स्क्वायर, और इक्वल टू 1 हो गया डियर स्टूडेंट्स। इसके बाद दीर्घवृत्त की मानक समीकरण लाने के लिए हम यहाँ पर फिर से पुट करेंगे ए स्क्वायर और 1 माइनस ई स्क्वायर को हम बी स्क्वायर मान लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, और इसको यहाँ पर रखेंगे। तो ये जो वैल्यू हमारे पास आएगी अब वो आएगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये दीर्घवृत्त का मानक समीकरण है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये जो हमने ऊपर प्रतिस्थापन माना था इसको फिर से लेते हैं, और ये दीर्घवृत्त का समीकरण हो गया, जो कि दीर्घवृत्त का मानक समीकरण है। और इसके अलावा जो हमने प्रतिस्थापन ऊपर लिया है उससे भी एसेंट्रिसिटी की वैल्यू फाइंड आउट होती है। देखिए ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर और इक्वल टू बी स्क्वायर, यहां से ये हो जाएगा 1 माइनस ई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर और अपॉन ए स्क्वायर। इसके बाद ई स्क्वायर को हम साइड चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर और अपॉन ए स्क्वायर, एंड ई स्क्वायर फाइनली हो जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये एसेंट्रिसिटी हो गई, दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता ये हमारे पास आ गई डियर स्टूडेंट्स। तो इसकी सहायता से हम उत्केंद्रता को फाइंड आउट कर सकते हैं। ए और बी की वैल्यू दीर्घवृत्त में हमको दे रखी होगी, उससे हम मान पुट करके और दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता को पता कर सकते हैं क्या है। तो उम्मीद करता हूं कि ये सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट आपके दिमाग में रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप उसको मेरे साथ शेयर कीजिए, मैं आपको इसको दोबारा से समझाने का प्रयास करूंगा। अगर इस वीडियो से किसी भी स्टूडेंट को कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि दीर्घवृत्त के और कौन कौन से फॉर्मूले हैं जिनको हम अप्लाई करते हैं अपने प्रश्नों के अंदर,
तो उसको भी सिद्ध करके देखेंगे कि वो कैसे हम ला सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू।